हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग एंड आई होप आप जहाँ जहाँ हो खैरियत से हों और फुटबॉल का वर्ल्ड कप आपने काफ़ी इन्जॉय किया हो और दूसरी चीज़ें भी आपकी अच्छी चल रही हो, खांसी वांसी ना हो। बहुत गंदा मौसम है कराची में। मुझे 25 दिन हो गए ऑन एंड ऑफ तबीयत ऊपर नीचे रहती है। और सुना है लाहौर में से ही बुरा हाल है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। यहाँ बाहर जाओ गोली लग जाती है, वहाँ जाओ सांस नहीं आ रहा। क्या मुल्क बनाया यार हमने, कल्ली वल्ली। एनीवे, और एजुकेशन चैनल की अपडेट बस ये कि काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और चूंकि अभी विंटर वेकेशन आने वाली है तो काफ़ी सारे टीचर्स अब हमें अवेलेबल होंगे रेडीली, और स्टूडियो पर रेडी हो गया है। सो दैट्स ग्रेट। चीज़ें वहाँ रुकती नहीं है, राउंड द क्लॉक चलती रहती हैं। मीन वाइल नीचे मेरी शूटिंग्स, बाहर भाभी की शूटिंग्स और स्पोर्ट्स की उस कमरे में। सो ऑल गुड। बाकी कीप सपोर्टिंग और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल के 49% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। मैं अक्सर स्टैट्स देख रहा होता हूँ, क्यों भाई, दबा दो एक बटन, क्या जाएगा तुम्हारा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑन पेट्रियन, एंड इफ यू वांट टू यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। बाय द वे, ये नए मग आप देख रहे हैं, बहुत जल्द मर्चेंडाइज मेरी काफ़ी अरसे से आई हुई है। चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। सो बहुत जल्द यू विल बी एबल टू गेट दीज एंड अलॉन्ग अदर थिंग्स एज वेल ऑन store.ganjiswag। इंस्टाग्राम भी मेंशन है और वेबसाइट बहुत जल्द मैं अनाउंस करूंगा। खैर, बहुत हो गया भंजन, चलते हैं ईमेल्स की तरफ। नंबर 1 सेज ब्रोकन मैरिज एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सलाम जुनेद भाई, अच्छे खातून की तरफ से है, मैं बता दूं। सलाम जुनेद भाई, इट टेक्स अ लॉट टू कन्फेस योर सिंस अहेड ऑफ समवन दैट कैन अफेक्ट योर रिस्पेक्ट एंड फ्यूचर। आई एम वेरी कंफ्यूज नाउ, आई डोंट नो which words I can choose to tell you my whole life and in short as possible. Please don't mention my name. I'm ABC lady. I'm 32. I have a couple of kids. Ages में नहीं बता रहा, लेकिन बड़े हैं बच्चे. I was only 19 years old when I got married. I belong to a lower middle class family and eldest of my sisters. I was very enthusiastic and keen to success in life, but I had to marry as my father was told by our society. पता नहीं कौन सी सोसाइटी होती है ये, बताती है भाई शादी कर लो। दैट इफ़ ही वॉन्ट्स टू हैव माई इनकम एंड सच थिंग्स। अच्छा, वो बाप को ताने दिए कि भाई क्या बेटे की कमाई खाएगा, शादी करो। माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो एल्डेस्ट सन एंड हिज फादर हैड डाइड मैनी ईयर्स अगो। माई ब्रदर इन लॉ वॉज इन मिडल ईस्ट एंड वॉज सपोर्टिंग दैम। इनकम ऑफ माई हस्बैंड वॉज ओनली 4,000 एट दैट टाइम। अच्छा, ये शादी को अगर 2008-9 की बात है, उसमें भी 4,000 सैलरी तो कुछ भी नहीं थी भाई। एट दैट टाइम ऑफ आवर मैरिज वी वर टोल्ड दैट हिज ब्रदर विल कॉल हिम अब्रॉड इन वेरी लिटिल टाइम एज एवरीथिंग इज डन बिफोर। आई हैड नेवर मेट माई हस्बैंड और हिज फैमिली before, although they were relatives from maternal side. I first saw my husband after nikah. That's too late. They belonged to an upper middle class family. My father was not able to give me a lot of jahez and I had no gold from my parents also. But at the time of the marriage, he was told by my mother-in-law that he should not worry about such things. अच्छा, सास ने बोला जहेज की कोई ज़रूरत नहीं है. From the 4th day of my marriage, my mother-in-law started complaining about जहेज. Typical. नहीं, हमें 2 जोड़ों में दे दो और फिर बाद में लग जाते हैं. She started complaining about जहेज and gold and everything that my father hadn't given me. Her language was very abusive and she turned her behavior completely towards me. I had never experienced such rudeness in my life. It became usual for her to abuse me and my parents. I never gave back a reply to her, as I didn't know how to counter such behavior. I tried to be sweet and obedient to her. My husband was not able to stop her or even say a word in my favor because she used to argue and even scolded his son, my husband. It was their routine and no big deal. I was experiencing mental torture all the time and my husband didn't understand, as it was not a big deal in family. He only fulfills his needs from me and no emotional or mental attachment was necessary for him. Of course, we only developed physical relationship and nothing else. However, my mother-in-law never stopped arguing and abusing. She never slept alone, so she always started shouting in the middle of the night. Huh? She never slept alone, so she always started shouting in the middle of the night and called my husband to sleep with her. So I had to sleep with my mother-in-law most of the time. What the fuck is this यार? ये वो एक ईमेल याद है उसामा, वो एक आई थी, वो ससुर दरवाज़ा नहीं बंद करने देता था कि क्या बेहूदगी कर रहे हो। ये वही चीज़ है। ये जो मदर सेपरेशन एंग्जाइटी होती है ना मदर्स को. माई हस्बैंड हैज़ मीन नेचर एंड फाइट्स वेर एवर ही गोज फॉर वर्क. सून आफ्टर मैरिज ही लेफ्ट द जॉब, गुड जॉब, and all our expenses fell on my mother-in-law and brother-in-law from the Middle East.
He never called him abroad. Of course, बेकार को कौन बुलाएगा जो पाकिस्तान में नहीं काम कर रहा, बाहर क्या करेगा. We were told only lies. It became more worse to bear the circumstances. I was blessed with a son throughout my pregnancy. No, I was blessed with a son. Full stop. Throughout my pregnancy, I was alone in my problems. He never went to hospital with me. हाँ उनका काम तो उठाना बस कर दिया वो निकल गए आगे. I always went with my mother in a government hospital. Even at the time of delivery, he was not there for me, and all the expenses were borne by my father. He started working in a bakery for only 5,000 rupees, and when I returned, the condition was same in the house. My mother-in-law gave tane that we eat a lot. She counts how many rotis we eat and often gave us badua to die so she didn't need to bear our expenses. Whenever I heard all those things, I blamed my husband for his weakness. All things were accumulating in my heart and slowly affecting our relationship as he never bothered. After 2 years, I was blessed with another child, but at that time, I was so weak and malnourished. Obviously, वो रोटियां गिन रही हैं, malnourished ही होना है. That I became so ill, I got diagnosed with tuberculosis. Oh God. I was shocked and was so weak that I couldn't even look after my kids at that time. Also, he was not there for me, and my parents kept me in their house and looked after me and my kids. He didn't support me financially or emotionally. I remember my father's income was only 8,000 at that time, but he never complained him or asked him about the problems I am facing. ये 2012, 13, 14 में बंदा 8,000 रुपये कमा रहा है. I wanted to give my kids better education in future, which he clearly never bothered. So when my son started schooling, I decided to do a job. I started teaching in the same school where I wanted my son to got admitted, as he clearly told me he cannot afford the school and you have to do it yourself. But this thing gave me more chance to gave him more chance to abuse me and doubt my character. To my mother-in-law, I faced everything for my kids. She became worse. She slapped me 2 times and mentally tortured me, and mental torture turned into physical torture. My father then died. My brother was the youngest of all sisters. Soon after, my aunt asked for my sister for his younger son. Acha, okay. And I came to know that his elder son wanted to marry me. But at that time he was not settled, so she remained silent. अच्छा अब ये दूसरी आंटी है जिनका बड़ा बेटा इनसे शादी करना चाह रहा था. It changed my feelings a little about him. We started chatting on Messenger. As my relationship with my husband was not emotional, so it became a relief for me to chat with him. I started sharing all my problems with him. He was settled abroad. On my sister's marriage, my husband again didn't support me financially. I had to do all the things by myself. He never gave importance to clothes or other needs of me and my kids. Although he got a government job. यार ऐसे लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं सोचें. But his mean nature was above all my cousin support. बहन आपने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया, मैं खुद इतना कैलकुलेट करके चलना पड़ रहा है. My cousin supported me and my mother on my sister's wedding financially and emotionally. He never complained, he never argued or abused me or disrespected me. He had all the qualities that I wanted in my husband. Long story short, I fell in love with him. अच्छा जिनसे पहले रिश्ता आना था, जिनकी ख्वाहिश थी, उनसे मोहब्बत हो गई. He promised to marry me and look after my kids as well, but still knew that I was doing wrong with my husband, but he was never there for me when I needed him. And he was always there at the right time. It took me about 4 years to take a decision. I decided to give my life a second chance. I was very attached to him, so I left my husband and went to my mother's house when I literally told him the reason. He said, I knew everything. I wanted to hear it from you. Means he could stop me and made things better between us, but he just stayed and watched everything. But it was my biggest mistake of my life to tell him the reason. अच्छा इन्होंने बता दिया कि मैं किसी और की वजह से छोड़ रही हूँ. He already knew the name of the person. Soon after, I filed for khula and started going to my relatives and telling them that what I wanted to do, requesting them to call me and ask me to go back home. Simply, he was pressuring me through my relatives. The last step back from his promise. The last step that he took was he went to my cousin's house and told his brother, who was engaged to my sister. Okay. Everything. अच्छा ये कि भाई तुम्हारे बड़े भाई का मेरी बीवी से चल रहा है.
Okay, all things messed up and he stepped back from his promise. It was unbearable for me as I had took a stand in front of all my relatives to take the khula from my husband. It was very hard for me, but I decided to take back the case for the sake of my kids. I got it all wrong that it would not affect my future, but that my husband will forgive me and we can start a new life peacefully, as he was begging me to come back in his life, even after knowing everything. But I was wrong. He never forgets. It's been 5 years. I'm staying at my mother's house and he's not willing to fulfill his responsibility. I'm doing government job now, but still income is not enough to support my kids. He only gives me 5,000 monthly for my kids. My cousin got married 2 years ago. My husband has given me talaq 2 times, but every time he comes begging and apologizing, I again gave him a chance on the condition that you have to give us separate home and transfer a specific amount in my account. He agreed at the time, but still no progress. Now he is not willing to fulfill my demands after I have patched up with him. He does the same things again and again. I have to bear the all the tane related to my past. He always asks me if I had physical relationship with my cousin or not. I'm very upset and depressed as I have to support my kids in this inflation and my income is not enough. On the other hand, I have to deal with the past deeds and his argument. My kids are suffering from all this. I don't know what to do. I don't want to fulfill his physical needs. I'm not a machine, something that he wants to use for his satisfaction. Don't read about. अच्छा, इन्होंने एक पॉइंट पे आके बोला कि ये वाला पार्ट नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट खोल तो दिया, ब्रैकेट बंद ही नहीं किया, ईमेल ख़त्म हो गया. मुझे नहीं पता कहाँ ईमेल रोकनी, बट आप समझ गए केस क्या है. तो बेसिकली खातून है, उनकी 19 साल की उम्र में शादी हो गई. जिनसे शादी हुई उनकी तनख्वाह 4,000 थी लेट 2000s में. उनके बड़े भाई मिडल ईस्ट में थे, इनको वादा किया था बुला लेंगे, वो नहीं बुलाया और फिर वो कुछ भी नहीं करते थे, लड़ते थे. सास के ताने ये ताने, वो पूरी आपने ईमेल सुन ली. सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगेन. 19 साल यार क्या देख के पेरेंट्स करते हैं. वो कह रही है कि जी वो अब्बू ने सोसाइटी की वजह से कर ली. अब कहाँ है सोसाइटी, अब किधर है सोसाइटी जब आप फंसी हुई हैं. यही मसला है कि लोगों के ताने वानों पे नहीं चलना होता. लोग खुद, उनको अपनी ज़िंदगी का नहीं पता क्या करना है. वो आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन किसी और के हाथ में क्यों देते हो भाई. एक ज़िंदगी है. आई रिसेंटली मेट एन ओल्ड क्लासमेट. I was so unfortunate to hear about so many wonderful students, mostly girls, जो कि कोई टॉपर था, कोई क्या थी, कोई क्या थी, कोई क्या थी. अब क्या है, हाउस वाइफ. डॉक्टर बनी, हाउस वाइफ. फलानी चीज़ की, हाउस वाइफ. अब ये सारा टैलेंट घर पे बिठा दिया. इतना मुझे अफसोस होता है यार इस चीज़ का. खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, बट आपको भी पता है यहाँ पे क्या ही सीन है. सो भाई देखें यार, तनख्वाह पहले देखें. सीधी बात है, अगर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, जान लें, बात कर लें, अच्छी तरह खंगाल लें. वो गैर जिम्मेदार आदमी नौकरी छोड़ के भाई वहाँ से पाल रहा है, फिर सास के अपने ताने, फिर सास कह रही है मेरे साथ सो, फिर उसमें आप बच्चे भी कर लेते हैं. मतलब आई नो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप फिर बंदा डर के मारे कुछ कहता भी नहीं कि मारपीट ही ना करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर बंदे का दिमाग ही कुछ और होता है. और क्लियरली ही इज़ यूजिंग यू. वो जो फिर 2 तलाक दे दी, तीसरी पे लटकाया हुआ है, फिर कह रहे घर आ जाएं. ऑब्वियसली उसको पता है उसको और किसी ने बेटी देनी नहीं है, आपके फादर ने दे दी थी, तो उसकी अपनी नीड्स पूरी करनी है. इमोशनल कनेक्शन आपका कोई है नहीं. अगेन नो जस्टिफिकेशन फॉर चीटिंग, बट इट्स ओनली नॉर्मल. इंसान को जब घर पे टेंशन नहीं मिलती, वो फिर कहीं और से सीख करता है. तो वो आपके साथ हुआ और फिर आपने जो उनको बताया कि जी ये वजह है छोड़ने की, सो दैट वाज रॉन्ग. आप बस बोलती कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, तुम बच्चों को नहीं संभालते, बच्चों को नहीं पालते, पैसे नहीं देते, तो भाई मैं नहीं रह सकती. अब आपने जो वो बात बताई कि भाई मैं ये करना चाहिए, कभी अपने कार्ड्स नहीं शो करने होते किसी भी सिचुएशन में. अगर आप कोई कारोबार करने जा रहे हैं, कुछ भी करना जा रहे हैं, अपना प्लान नहीं बताना होता दुश्मन को ख़ास तौर पे. तो वो फिर आपका प्लान चौपट कर देते हैं, जैसे इन्होंने किया. आपकी कज़न के घर चले गए और बोल दिया कि जी तुम्हारा बड़ा भाई का तो ये सीन चल रहा है. उधर अलग बात ख़राब हुई. अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि फिर आपकी बहन की शादी वहाँ हुई या वो टूट गई, अल्लाह ना करे, मंगनी, ये आपने नहीं बताई. तो भाई अपने कार्ड्स नहीं, आप सीधा सीधा बोलो यार तुमसे मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आगे कहाँ जाऊँ, मेरे आगे क्या प्लान है, मेरा किसी से चक्कर है क्या नहीं है. दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम अभी ये है कि भाई यू आर नॉट फुलफिलिंग जो मेरे राइट्स हैं. ना तुम मुझे लुक आफ्टर कर रहे हो, ना मेरे बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हो. तो भाई इसमें आई नीड टू बी
आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आगे मैं कुछ भी करूँ भाई, वो मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। खैर अब वो हो गया, इट्स ऑल इन द पास्ट, बट नाउ ही इज़ ऑब्वियसली यूजिंग यू, और वो लान तान करके, सॉरी मिन्नते तरले करके आपको लाना चाह रहा है ताकि यू नो ही कैन गेट हिज वे विद यू। और इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। आपकी जो सबसे बड़ी बच्ची है, शी इज़ अ टीनेजर नाउ, तो इतने साल तो गुजर ही गए उस आदमी के साथ, तो अगर आप अभी भी एक्सपेक्ट करें कि वो बदल जाएगा या माफ़ी मांग लेगा, सुधर जाएगा, नहीं होता भाई। ये फिल्में वाली बातें होती कि जी इंसान सुधर गया, एक दिन सूरज उठ निकला और सब सही था। नहीं होते यार, इन लोगों को इलाज की ज़रूरत है। और क्लियरली अब आप ये सोचें यार, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग यहाँ इस मुल्क में प्रोक्रिएट कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे लाखों लोग हैं काम धंधा करते नहीं है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, और फिर इस माहौल में क्या बच्चा पैदा होगा, क्या उसकी स्कूलिंग होगी, क्या उसकी माँ मेल नरिश्ड है तो बच्चे को कहाँ से नरिशमेंट मिलेगी? जब बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिलेगी, फिर उसका वो क्या था, क्या एक इमरान खान ने टर्म यूज़ की थी, वो जो दिमाग बच्चों के छोटे हो जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ। फिर स्टंटेड ग्रोथ तभी होती है जब फिर दिमाग छोटा होता है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग छोटी होती है, आपकी ज़िंदगी के मामलात आपको समझ कम आते हैं कदरे उस बच्चे से जो वेल नरिश्ड है, वेल प्रोटेक्टेड है। फिर वो एक चेन चलती रहती है, और फिर एक सोसाइटी में आप एक ही हद तक जा सकते हो विद दैट ब्रेन, एंड अदर पीपल, देखो म्यूज़िकल चेयर है ना यार, फिर नहीं पहुंच पाते लोग, फिर वो इसी तरह सफरिंग की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब वो 1 से 4 हो गए, वो 4 से 16 हो जाते हैं, वो 16 से 64 हो जाते हैं, और फिर ये हाल है। मुल्क में हमारा कोई मसला नहीं है, सिर्फ ओवर पॉपुलेशन भी इशू नहीं है, अगर ये काम की हो, ये बेकार की ओवर पॉपुलेशन है, इसलिए मुल्क का ये हाल है। सो मैनी माउथ टू फीड। अब आपने बोला गवर्नमेंट अस्पताल जाते हैं, इस तरह की कितने, कभी आप गए उसामा, कभी गए गवर्नमेंट अस्पताल प्रेगनेंसी के टाइम पे? अल्लाह ना करे कभी जाना हो। मैं सिविल अस्पताल गया था, वो दोस्त का, वो उसने कोई टीचर से साइन कराना था, वो डॉक्टर था। इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतें मैंने एक छत के नीचे नहीं देखी। मैं बोला यार, ये सिर्फ इस छत के नीचे इतनी सारी हैं, तो अब मल्टीप्लाई करो मुल्क में कितना हो रहा होगा। अबे भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। तो भाई अब ये यहाँ पे ये रिस्क बच्चा लाता है, तो अगर बच्चा लाता है अपना लाया ना, माँ तो मेल नरिश्ड हो गई, माँ को टीबी हो गई, स्कूल की फ़ीस नहीं लाता बच्चा। भाई ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बस ये हमें चीज़ें पढ़ा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। एटॉमिक बॉम्ब ये कभी भी फट जाएगा, ये पॉपुलेशन का, और फट चुका है यार। आप गाड़ी लेके निकले यार, उस दिन मैं संडे को गया सामा गोगलू के घर, संडे को मैं 1.5 घंटे में पहुंचा गार्डन क्लिफ्टन से, जैनब मार्केट में फंसा, मार्केट खुली, कोऑपरेटिव पे फंसा, मोबाइल मार्केट में फंसा, फिर उसके बाद जू पे फंसा, गांधी गार्डन। बाय द वे हमारे जू का नाम गांधी है, देखो भाई है वहाँ पे जिना गार्डन, इंडिया में है, इंडिया वालों नहीं वहाँ पे है वैसे, आई थिंक जिना रोड है, स्ट्रीट है। खैर फिर मैं उसके बाद गार्डन में अलग फंसा। अबे दिमाग ख़राब, ओवर पॉपुलेशन, अबे बेढंगी। एक तो होती है पॉपुलेशन ढंग की हो, सही से चल रही है, बेढंगी को रॉन्ग आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है। खैर तो आपकी सिचुएशन ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी बैड। ये फिर लटकने से बेहतर है बहन, रोज़ाना मरने से बेहतर है बंदा एक बार कड़वा घूंट पी ले। मुझे तो मेरे अपने ज़ाविये के हिसाब से, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन मामलात में, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ आपकी बात, मुझे तो इसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये इंसान अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता, ये 13-14 साल बहुत टाइम होता है, इंसान सुधर जाता है, और बच्चों के बाद इंसान वैसे ही सुधर जाता है। समझ रहा है मेरी बात? तो अगर औलाद के बाद भी आप कह रही हो मैं खुद ही माँ के साथ अस्पताल जाती थी और वो आता भी नहीं था, तो ऐसे लोग क्या ही परवरिश करेंगे यार। ये तो जनरेशन नस्ल बिगाड़ने वाले लोग हैं, खुदा की कसम को तो जेल हो जानी चाहिए। मगर यहाँ दंदनाते ये मुजरिम है, हमारे कौमी मुजरिम ऐसे लोग हैं, ऐसे बाप हैं, गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, जो कि बच्चों की लाइन लगाते हैं और फिर उनको उनकी परवरिश नहीं करते। इनको जेल होना चाहिए, इनके लिए कोई रिपरकशंस नहीं है, जितने पैदा किए जाओ कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे रुल रहे हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, भरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अबे यार इस पे ताला लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को ना पकड़ के, इनकी क्या बोलूँ अब मैं, केमिकल कास्ट्रेशन करें। यहाँ वो इंडिया में हो गया था ना, पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। खैर वो भी सही चीज़ नहीं है यार, एक नेचुरल होता है, इंसान को अकल लगानी चाहिए यार, प्रॉपर जो तरीके से हो चीज़ें। सो इट्स अ वेरी, आप एक बहुत डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में, सॉरी टू से दैट, एंड बट इट्स ट्रू, जहाँ पे आपको आपके इमोशंस से नहीं, आपके जिस्म को इस्तेमाल किया जाता है, और आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अगर होती 2-4 बंदा पैसे ही दे देता है परवरिश करने को। अगेन पैसे से रिस्पेक्ट का वो कोई दारो मदार नहीं है, बट ये कि जिम्मेदारी एक बंदा लेता है
कि यार आई रिस्पेक्ट यू इनफ कि आई विल लुक आफ्टर यू। यही वादा होता है ना। निकाह क्या होता है? ये एक वादा होता है। जब आप किसी की बच्ची अपने घर लाते हो, आप वादा करते हो कि यार जिस तरह वो वहाँ रहती थी नाजों से, वैसे हम यहाँ उसका ख्याल रखेंगे, और उस गारंटी पे इंसान अपनी बेटी आगे देता है। तो वो तो वादा पूरा नहीं हुआ ना, तो ये डिसरिस्पेक्ट है आपकी। आपको गाजर मूली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर आपकी सास का फिर रवैया, यार भाई मांगना होता है पहले ही मांग लिया करो, बाद में फिर मांगते हो, ये भी बहुत बेगैरती की हरकत है। अरे वो अपना कोई ऑनर रखे यार, कोई ज़बान रखे अपनी। एक बार ज़बान दे दी, उस पर कायम रहे यार। ज़बान नहीं है लोगों की यार। घटिया घटिया, पता नहीं फिर ऐसे ख़ानदानों में क्या ही परवरिश होती होगी। फिर ऐसे ही निकलते हैं फिर। तो आपकी सिचुएशन तो बहन यही है कि वो जो खैर जो हो गया, वो तो अब नहीं हो सकता। आपको एक उम्मीद थी एक अच्छे रिलेशनशिप की, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह से अगर आप नियत करें, दुआ करें तो अल्लाह बेहतर कर ही देता सिचुएशन। लेकिन ना जुल्म, खुद से जुल्म सहना भी जो है ना वो एक गुनाह है। तो ये आप ये जुल्म क्यों सह रही हैं? मैं तो आपको कहूँगा कि आप अपने लिए बेहतर मशवरा देखें, बेहतर ज़िंदगी का ऑप्शन लें। गवर्नमेंट जॉब आप कर रही है, आपकी कह नहीं तनख्वाह कम है, अल्लाह बेहतर करे उसमें, लेकिन इस एक टॉर्चर तो कम करें ज़िंदगी में। पहले इतनी सारे इन्फ्लेशन भी है, बच्चे आपके माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, टीनेज में जा रहे हैं। अब टीनेज की ना बहुत ख़तरनाक एज होती है। इस एज में बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाप जब ज़रा एक उससे देखता है ना, बच्चे 10 चीज़ों से रुकते हैं। अब इन सिंगल हाउस होल्ड जो है ना, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि माँ की परवरिश में कोई कमी बेशी होती है, मगर एक जो यूनिट होता है ना, वो जब तक यूनिट ना हो तो चीज़ें डिस्प्लेस हो जाती हैं। अब आप काम पे जाएंगी, पीछे बच्चे हैं, आजकल कितने हालात ख़राब हैं, नशे कितने आम हैं, स्कूल के बच्चे नशे करते हैं। अब तो यार हम तो सिगरेट हाथ में पकड़ के इतना फ्लेक्स करते थे, सिगरेट पकड़ी हुई, अब तो बच्चे आइस करते हैं। ऐसा ही है, आइस के नशे कर रहे हैं बच्चे कॉलेज के, बहुत कॉमन है। सारे डीलरों के नंबर है बच्चों। इतना ख़राब माहौल हो गया अब तो भाई ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, अपनी सूरत हाल बेहतर करें, अपने लिए बेहतर फ़ैसला करें। इस शख्स से मुझे कोई उम्मीद नहीं है आगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी। आपने भाई 15 साल आजमाया, पता नहीं आपने और कितने साल आजमाना है। तो आप ऑलरेडी इन योर मिड-30s हैं, जजिंग बाय मैथ करके। तो आगे भी अगर ऐसी ही गुजारनी है बहन, एक ज़िंदगी मिलती है। मैं तो सबको ये कहता हूँ, एक ज़िंदगी मिलती है, अपनी टर्म्स पे जी ले इंसान। समझौता करना है तो किसी ऐसे के साथ करे जहाँ से कोई बेहतरी की उम्मीद हो, जहाँ से कोई 15 साल में आपको तो 2,000-3,000 रुपये महीना भी नहीं देने के काबिल हो आदमी, तो क्या क्या ही कर लेगा वो यार। तो अपने लिए बेहतर सोचें, आपको ज़्यादा बेहतर अंदाजा होगा। शुक्रिया। Alright, जी, next email says the lack of sex education in Pakistan has ruined my life. Hi Junaid, I hope you're doing well. Firstly, condolences on the demise of your mamu. May his soul rest in peace. Ameen. I'm a female residing, मैं शहर का नाम नहीं ले रहा, married for a few years and still a virgin. My husband has erectile dysfunction, the meaning of which I only got to know after getting married. It wasn't a love marriage, but I knew the guy through mutual friends, and based on his education and interest in me, I agreed. Cut to the first night where he slept without even looking at me and avoided touching me for a month, making all sorts of lame excuses. I swear I was beginning to think he was gay, but a giant bombshell was when he told me of his problem called erectile dysfunction. Then I started my Google research because, thanks to the lack of sex education, despite having an MBA double major, I didn't know what this was. Everything would end in 2 seconds every time we tried something, leaving me extremely unsatisfied. After begging him to see a doctor/urologist, he finally agreed, and after 2 years, and went to see one. अच्छा 2 साल बताया उनको, फिर जाके देखा. Only to be told that he needs to lose weight and see a hakim. Another 2 years have passed. He has no interest in losing weight, no interest in exercising, no success with the hakim visits every month. He is still overweight, so much so that the very, very few times we do try, I nearly choke due to his weight over me. Man, what a sad life. ये उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा. It seems like he's used to living like this with no intimacy. It's something I can't share with anyone. I mean, what will I tell my mother? I don't even know the Urdu word for ED, and even then she won't understand, but it will upset her. I tried therapy, still feel like a failure. I'm a successful woman working in a good organization, but I feel like a failure in this aspect of life. I'm married to a man who seems to be least interested in sorting this issue and is more focused on making his parents happy by buying a house for them. When I confront him, then he starts his tear works and emotional shit.
it's like I'm at the bottom of his priority list. Leaving this relationship is no option because I have no guts, which I am ashamed of. लोग क्या कहेंगे, parents की परेशानी are drilled in me all my life, and it's challenging to leave that behind. What should I do? P.S. Dear sisters, I don't know how to, but get your to-be husbands medically checked before tying the knot. Oh, okay. That's actually very, very sad. खातून है, डबल मास्टर्स किया हुआ है, शादी हुई, ऑब्वियसली हाउ डू यू फाइंड आउट? ये बहुत बड़ा रिस्क है, विच इज़ वाई आई ऑलवेज से इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क. इट इज़ द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ बिकॉज एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक साउथ एशिया जहाँ पे आपको बाद में चीज़ें अफशा होती हैं. सो इनके हस्बैंड ओवरवेट हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है. अच्छा, व्हेन यू सेड एवरीथिंग वुड एंड इन 2 seconds, सो does that mean premature ejaculation? Because that's something else. या फिर इसलिए because you said he's so overweight कि फिर वो आपको दम घुटता है. अब इस चीज़ को 4 साल तो हो चुके हैं और आप ये कह रही हैं कि आई कांट लीव दिस रिलेशनशिप, वही लोग क्या कहेंगे वाली टेंशन वगैरह वगैरह. आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आई थिंक यू शुड गेट ओवर दैट फीलिंग. दूसरी चीज़, ये आपका भाई बेसिक तरीन राइट है. इंसान अपने आप को ज़िंदगी भर बचा के इसलिए रखता है सो दैट ही और शी कैन शेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद ए पार्टनर. और इंटीमेसी जितनी इमोशनल ज़रूरी है उतनी ही फिज़िकल भी ज़रूरी है. लोगों की, बहुत से लोग होते हैं वो शादी में रहती है इसलिए बिकॉज द इंटीमेसी इज़ सो गुड. आई रिमेंबर जिस तरह का ये सेशन है ना, इसमें हम लाइव कॉल्स तो नहीं लेते, मगर मैं एक सेशन बहुत सुनता था, नाम क्यों भूल रहा हूँ, खैर इट्स ऑन यूट्यूब. तो उसमें एक बंदा था एंड ही हैड सेड कि ही कॉट हिज वाइफ चीटिंग ऑन हिम विद like 24 times, something like that. बहुत exuberant किस्म का नंबर था. और बोला why are you with her? तो उसने बोला she's extremely good in bed and I think I will never ever find someone like her. तो even that was stopping him. So खैर एक irrelevant example है, but मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग, I mean sometimes it ties you, sometimes it's so good. Again, I'm not like pinching salt on your wounds. तो और फिर लाइक आई सेड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एंड इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है. और जब आपको आपकी ये बहुत बेसिक नीड है, जिस तरह खाना आपकी नीड है ना, इसी तरह ये भी, सेक्स भी इंसान की बेसिक तरीन नीड है. ठीक है, अगर वो पूरी नहीं होती यू लूज़ योर माइंड एंड इट्स ट्रू. तो आप अब इसको उसमें डाल के जी लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, भाई आपकी पूरी ज़िंदगी है. अब 4 साल तो आपको हो गए, क्या आपको नहीं लगता आपने ये नहीं लिखा कि nobody is questioning you for the baby, like आपकी ना इन लॉज ना आपने अपनी मदर के बारे में लिखा. तो आई मीन व्हाट डू यू से देन? तो ये चीज़ें आज नहीं तो कल खुलनी है. दूसरी बात ये कि आपकी अम्मी को मीनिंग नहीं पता होगी, आपकी अम्मी को सब पता होगा, वो आपकी माँ है, वो उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने बड़े रिसाले पढ़े हैं, बड़े डाइजेस्ट पढ़े होंगे. ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, ये सर्कल्स में घूमती हैं, फलानी की बेटी के साथ ये हुआ, फलानी के. आई एम नॉट सेइंग योर मॉम इज़ अ गॉसिपी लेडी, बट पीपल नो शिट. आजकल के दौर में ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को ये बात ना बताओ. आप ये बोल सकती हैं उनसे दबे लफ्ज़ों में, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का नहीं पता तो बोलें कि जी मतलब बेडरूम के मामला हमारे बिल्कुल ज़ीरो हैं. इस तरह भी अगर आप बोलते ना, क्योंकि आपकी मदर ख़ुद एक बीवी रही हैं, उनको इस चीज़ का 100% आइडिया होगा कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है. और जब उनको ख़ुद ये बात पता चलेगी कि मेरी अपनी औलाद जिसको मैंने ख़ुद पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, डबल मास्टर्स कराया है, वो इस बेसिक, ये वही बात हो गई कि आप घर जा अपनी माँ को अगर आप बताएं कि अम्मी मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, रात के 3 बजे अगर आप कहीं से आएँ दूसरे शहर से, हैं उसामा, कहीं से आप लंबे सफ़र से, और रात 3 बजे अम्मी को उठाओ, अम्मी भूख लगी है, वो दूसरा सवाल नहीं करती, रोटियां चढ़ा देंगी, पराठे, ये वो 10 चीज़ें ला के सामने रख देंगी, राइट? बिकॉज मदर्स आर दैट, लाइक दैट, उनकी नेचर ही यही होती है. तो जब आप अपनी माँ को ये बताएंगी कि लाइक मेरी ये बेसिक नीड फुलफिल 4 साल से नहीं हुई है, आपकी नज़रों में मैं शादीशुदा हूँ बट लाइक आई एम स्टिल अ वर्जिन, आई एम प्रीटी श्योर आपसे ज़्यादा वो इस चीज़ को आगे टेकअप करेंगी कि भाई ये तो बहुत गलत बात है और ये आपके साथ धोखा हुआ है. और ये बारहा, ये अब आप देख रहे हैं, ये मैं कोई सवाल खाली ये वाले टाइप के सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये एक ही सीरीज़ में मैं चल रहा हूँ, यही आया जा रहा है. ये इतनी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है. अब इसको आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिगरेट्स कह लें, लाइक दैट लीड्स टू इम्पोर्टेंसी.
या फिर आप पोर्न एडिक्शन कर लें। लाइक बहुत से लोग हैं वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं पोर्न के कि उनको रियल औरत ही नहीं समझ आ रही होती। लाइक देयर हैव बिन केसेस वेयर लाइक आई गॉट टू नो वेयर समवन like is with their partner, wife, ठीक है, and like कि let me put something on the phone, ऐसे होते हैं क्योंकि उनका जो डोपामीन रिसेप्टर्स है ना वो पोर्न हब पे ही रिसेप्शन देता है, वो जिंदा औरत पे देता ही नहीं, क्योंकि उस अगले ने 18 साल 20 साल जो देखता हुआ आ रहा है जब से ये इंटरनेट बूम हुआ है पिछले 20-22 सालों से, तो जो कंज्यूम ही वही कर रहा है, वो गेट ऑफ भी उसी पे ही करता है क्योंकि आपका माइंड मेकिंग हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि when you were a teenager you would watch a very basic porn like a man and a woman, ठीक है, बट विद टाइम आपको वो चीज़ बोरिंग लगने लगी, आपने एक नॉच ऊपर की, आप थोड़ी फैंटेसीज में गए, रोल प्ले में गए, टीचर स्टूडेंट दिस दैट, पिज़्ज़ा वाला, प्लम्बर वाला, ये वो करते करते आप फिर एक बिल्कुल डार्क साइड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इतना उसके साथ वो सिंक हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं, तो रोज़ का। ये तो वही बात होगी ना, आपने कोई अगर नशा करते हैं, आप जैसे शराब पीते हैं, आपने पहले दिन जी आप एक ही बेर पे आप थोड़ा सा हुए, फिर एक पॉइंट आता है आपको 6 भी असर नहीं कर रही होती, लोग पूरा पूरा केस पी जा, ऐसा ही है भाई। सो ये भी बहुत केसेस में होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्टिकुलर केस में ये है, आई डोंट नो योर हस्बैंड और हिज हैबिट्स, बट ये बहुत प्रेवलेंट है कि मेन आर नॉट रिसेप्टिंग टू अ जिंदा औरत, दे आर सो यूज्ड टू ऑफ अ फिगर ऑन द स्क्रीन कि वो उसी पे ही, क्योंकि उनका एक माइंड मैपिंग बन चुकी है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगेन वही जैसे आपने बोला कि आई डोंट नो हाउ, जो आपने दूसरी लड़कियों को मशवरा दिया कि लाइक मेडिकली चेक, अब ये चेक कौन करे, कैसे करे, इसका क्या बना जाए। अब ये देखें, ये एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, डबल मास्टर्स किया हुआ है, अच्छी जगह जॉब करती है, टैक्स नेट में मतलब अच्छी इसकी वो होगी, टैक्स भर रही है, मतलब 6 लाख लोग ही तो टैक्स देते हैं आउट ऑफ 24 करोड़, तो ये उसमें से एक है, ठीक है। तो ये अपर एशेलॉन 1% ऑफ द 1% है पाकिस्तान की, मगर जिनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मिजरी है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कोई कानून साजी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सीधा सीधा धोखा है, ये फरेब है। या तो ये हो कि ओवर टाइम अगर आप कोई इस तरह डेवलप कर लें तो समझ आता है यार मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, मगर जहां आपको पता है पहले दिन से ये सीन है, ये मामला है, और ख़वातीन तो मेडिकल चेकअप करा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह का केस कोर्ट में जाता है और बंदा बोलता है कि नहीं जी आई वाज फंक्शनिंग जस्ट फाइन, मुझे बाद में ये हुआ है, तो एज यू आर सेइंग यू आर स्टिल अ वर्जिन, ये तो मेडिकली प्रूफ भी हो सकता है कि देयर हैजंट बीन एनी पेनिट्रेशन। आप समझ रही मेरी बात? तो ये सरासर धोखा है, ये ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है। अब वही, अब देखें डबल मास्टर्स लड़की की भी मसला इसमें मुल्क में यही है, जो एक गरीब या फिर कम आउटरीच वाली या एक अंडर प्रिविलेज लड़की का मसला है, लोग क्या कहेंगे, सब इसी में रुल रहे हैं। एक बेहतरीन जनरेशन, अब पढ़े लिखी इंटरनेट एज की लोग जो है वो भी इसी, यार ये मैं बम मार दो इस सोसाइटी को, खुदा की कसम, ये कितने वॉर हेड है हमारे पास न्यूक्लियर, इस सोसाइटी पे ही मार दो, इनकी घटिया सोच पे ही मार दो, जो जीते जी लोगों को इस तरह मार देते हैं। घटियापन है यार, ये बहुत लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए ये चीज़, इन द सेंस कि यार आप एक चीज़ से, यार जब जेल से निकलते हो बाहर हार लेके खड़े होते हैं लोग, खड़े होते हैं ना जेल वाले, चाहे वो मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो भी हो, बाहर खड़े होते हैं जी मुबारक हो जेल से आए। तो भाई अगर कोई इस तरह की जलालत से, और एक जेल, पिछली ईमेल देखिए आप, 15 साल से वो जेल में, क्या ज़िंदगी होगी यार। शोहर ही 5,000 कमा रहा है, क्या मिलता होगा भाई? 5,000 का एक स्टेक नहीं आता आज के दौर में। तो जब कोई जेल से निकले तो ये सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जी तलाक की जो पार्टियां हों, हालांकि यहाँ लोग करते भी हैं, लेकिन ये कि पीपल शुड बी एक्सेप्टिंग कि यार ठीक है, आप, ये तो गुनाह है अगर आपने इस तरह ज़िंदगी गुजारी, फ्रस्ट्रेशन में आप ज़ाहिर गुजारेंगे। अब जैसे पिछली ईमेल में घर से इमोशनल नहीं था प्यार, तो शी हैड टू लुक एल्सवेयर, तो ये गुनाह हो गया ना। तो यार गुनाह से बचना है भाई, यही चीज़ है ना। तो ये तो अगेन दिस कैन लीड टू पोटेंशियली, और बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है, इफ़ द हस्बैंड इज़ नॉट फंक्शनिंग वुमेन लुक्स एल्सवेयर। अब वो यही होता है हमारे यहाँ, निकाह मुश्किल, तलाक मुश्किल, जना आसान है, तो लोग करते हैं जना दबा के, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को वहाँ रोकना है, निप इट इन द बड कि ये प्रॉब्लम है, इससे आप निकलें और कोई वो ना करे। आपकी सिचुएशन में योर हस्बैंड क्लियरली डजंट गिव अ शिट अबाउट यू, बिकॉज अगर उनको आपसे ज़रा सी भी इंसानियत होती है आपके साथ, वो थोड़ा भाग दौड़ करते, वज़न कम करते, या फिर अपना
प्रॉपर इलाज कराते। मगर ये मैं आपको कहूँगा ये जुल्म है और आप इस जुल्म में अननेसेसरीली पिस रही हैं। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। जब आप 5वें साल पे चली जाएंगी और आपका ऊँआ नहीं होगा तो भी लोग कहेंगे कि इसी में ही फॉल्ट है कि बच्चा क्यों नहीं कर रही। हमारे यहाँ तो मर्द पे कोई फॉल्ट ही नहीं होता, सुप्रीम है वो तो, फरिश्ते फिर मर्द आता है, लेवल ही है। औरत तो 5वीं 6ठी प्रायोरिटी पे ना। तो फिर आपको फिर वो ताने भी सुनने पड़ेंगे कि जी यार इनका बच्चा नहीं हो रहा है, इसके ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, सिगरेट पीती होगी, पता नहीं 10-10 अजीब फजूल की बातें करते हैं। तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अपने साथ जुल्म ना करें, और जुल्म सहना एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो गुनाह सरसद ना करें, अपनी मदर से कम्युनिकेट करें, women to women. And I know women communicate really well with each other because वो क्योंकि एक माशरे का मार्जिनलाइज हिस्सा है, वो एक दूसरी औरत का पेन समझती है। बहुत सी सिचुएशन में जुल्म करने वाली भी, और जैसे पिछली ईमेल में साहसी जुल्म, वो फिर एक ट्रांसफ़र ऑफ अब्यूज़ होता है क्योंकि वो सहती हुई आई होगी अपनी सास का, अब मैंने उस पर कर रहा है, ये भी होता है एक। मगर वुमेन टू वुमेन अपनी अम्मी से बात करें, उनको सीधा सीधा बताएं कि भाई मैं इस तरह रह रही हूँ, अब आप बताएं मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। आई एम प्रीटी श्योर शी विल हैव अ गुड सोल्यूशन फॉर यू। और ये बिल्कुल छोड़ दे पेरेंट्स परेशान होंगे, पेरेंट्स उल्टा और परेशान होंगे कि अगर आप खुश नहीं होंगी। पेरेंट्स देख सकते हैं अपनी औलाद में, यार ज़िंदगी भर पालते हैं, उनको पता होता है बच्चे का क्या चल रहा है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ एंड सॉर्ट दिस इशू आउट। थैंक यू। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, अ गर्ल फ्रॉम going to the US for education, mashallah. Hi Junaid bhai, I hope you're well. I'm from a very rural area in Pakistan and currently living in the US, and came here as a student and did my undergrad and masters from here. My dad and family helped me pay for my first semester, and from there on I paid for all the expenses and tuition fees. Good job beta. I wanted your opinion on bringing my sister to the US. I applied for my sister's visa and everything, and she got accepted and her visa got approved. My dad, who doesn't live with my mom and brothers, got married to another lady. My dad, who doesn't live with my mom and brothers, and he got married. Father got married to another lady 10 to 12 years ago, and left us when we were very small. Even though we used to get money from my grandfather's inheritance, which basically is my dad's money, but at the same time, we were kids at the time and were left to figure it out on our own. Long story short, I came to the US and have had success, alhamdulillah, and now I'm bringing my sister to live with me and my kids, and also go to school here in the US. But since my dad is extremely backward thinking mentally and think that it would cause so much harm to his ego and honor and what people would say if his 20-year-old daughter goes to the US. Wow. I told him who cares about what people think, but I want to be polite to my dad and don't want to start an argument. I'm thinking of bringing my sister even if he doesn't agree, but if I don't want his bad dua, at the same time I want to be respectful. I will appreciate your response and guidance. और जी एक साहब हैं केपी से इनका ताल्लुक है, अमेरिका चले गए पढ़ने और बहन को बुलाना चाह रहे हैं। अब फादर का ऑनर, फादर जो इनको बचपन में छोड़ चुके थे, तब उनको अपना ऑनर याद नहीं आया, तब गैरत याद नहीं आई, तब चले गए। और अब जब बेटी इस काबिल हो रही है कि वो अमेरिका पढ़ने जा रही है, तो उनको अब उनकी गैरत याद आ रही है। यार एक तो हमारे यहाँ कुछ रीजन्स का ये बहुत ही बड़ा मसला है ऑनर, और सारा ऑनर औरत के अंदर ही शलवार में डाल दिए कि बस वही ऑनर है, बाकी कुछ नहीं। खुद जितनी डिसऑनरेबल हरकतें करें। अब ये जो आपने बोला कि यार मैं उनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता, देखो भाई आप अपनी बहन को तालीम से आरास्ता कर रहे हो, जो कि इतनी बड़ी नेमत है, हर दौर में ही रही है। और अगर आप जैसे आप मुझे रिलीजियसली इंक्लाइंड लगते हो, क्योंकि अगर आपको बद्दुआ का डर है तो आपका फिर ये भी ईमान होना चाहिए कि भाई आप जहालत की अंधेरों से निकाल रहे हो किसी को, तो ये इस पे तो अल्लाह आपको बिल्कुल साथ देगा। और इसमें बद्दुआ वाली बात नहीं है। बद्दुआ तो उनको डरना चाहिए कि आप लोगों की ना लगे, आप लोग जो बच्चे हैं जिनको एक फादरलेस हाउस होल्ड में रहना पड़ा जस्ट बिकॉज योर फादर वांटेड टू मैरी समवन एल्स। ही कुड हैव बीन, अगेन उनको मज़हब और कानून इजाज़त देता है दूसरी शादी की, लेकिन जब चीज़ें बैलेंस कर सकें, वरना ये सुन्नतें तो ऐसी सबको ही आ रही होती हैं, बैलेंस करके चलना होता है, सबको इक्वल हक मिले तभी अलाउ है। समझ रहा है मेरी बात? तो बद्दुआ तो भाई उनको डरना चाहिए, उनको मुझे ईमेल करनी चाहिए कि बच्चों की बद्दुआ तो नहीं लगेगी, मैं उनको रोक रहा हूँ। तो आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। एक चीज़ की मैं गारंटी नहीं लेता भाई, देखें अब में आपको पता है लोग आराम से बंदूक उठा लेते हैं,
खुदा ना खास्ता अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप जस्ट क्वाइटली टेक योर सिस्टर अवे, और लेकिन ये कि फिर बाद में ही कैन कम एंड हार्म योर मदर, ही कैन कम हार्म योर ब्रदर्स, आई डोंट नो, आप लोगों का अपना एक कल्चर है। तो उसमें मैं कोई ऐसी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा जहाँ पे आपको या आपकी फैमिली को किसी भी किस्म की जानी और माली, और ज़्यादातर जानी नुकसान ना झेलना पड़े। तो इसमें ये फिर आप ही बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट लिमिट्स कैन योर फादर गो इनटू। बट मेरा तो मशवरा यही है भाई, जिसको यहाँ से जाने का मौका मिले। देखें, वो एक बड़ी अच्छी ट्वीट पड़ी थी, सम गुड बाइज आर नॉट डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल गुड बाय पाकिस्तान, दे आर नॉट द हार्डेस्ट गुड बाइज, है ना भाई, गुड बाय पाकिस्तान। आज ही एक बच्चे का मुझे इनबॉक्स आया कि आपकी एक बहुत पहले ही किसी वीडियो में आपने कहा था, पेरेंट्स के को कहा था कि अपने बच्चों को ज़िंदगी में कुछ दो ना दो, दूसरा पासपोर्ट ज़रूर देना। तो कह रहा है मैंने वो एडवाइस पकड़ ली थी, मैंने बड़ी मेहनत की, पैसे जमा किए, आज उसके बाद दूसरा पासपोर्ट है। गुड जॉब। क्यों रहे भाई बंदा ज़िंदगी भर नीचे से चौथे पासपोर्ट पे, बेसिक चीज़ों पे। इतनी ईमेल्स अभी आई हुई, अभी मैं इनबॉक्स पे ज़रा नज़र दौड़ा रहा था इमिग्रेशन रिलेटेड और वही वीज़े फंसे हुए लोगों के। अपने मुल्क में सेकंड क्लास सिटीज़न है, अफ़गानिस्तान के लोगों का इमिग्रेशन ज़्यादा तेज़ प्रोसेस हो रही है, अपने लोग बैठे हुए। पिछली एपिसोड में आपने सुना ही होगा। तो सेकंड क्लास कंट्री में थर्ड क्लास सिटीज़न रहने से बेहतर है बंदा किसी फर्स्ट क्लास कंट्री का पासपोर्ट लेके सेकंड क्लास सिटीज़न रह ले। सही है, BMW में रो लो, सुजुकी में रोगे, सही बात है ना रात भाई। बंदा BMW में आंसू बहा लेना, यहाँ बाइक पे बहाएगा, फायर आएगा सीधा, सीधी सीधी बात है यार, ऐसा ही है भाई। तो भाई आप बहुत नेक काम कर रहे हो, मुझे तो बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों पे। अब ये देखें, ये जितने आप लोग सुन रहे हैं ना प्रिविलेज बच्चे, अब कहने को आप कह देते जी हमारे अब्बू ने हमें छोड़ दिया था, कुछ था नहीं, ये नहीं था, मैं क्या करूं ज़िंदगी में। देखो हाथ पैर मार के अमेरिका पहुंच गया, पढ़ रहा है, अपने बच्चे भी वहाँ पढ़ रहा है, बहन को भी ला रहा है। देखो जो करने वाला होता है ना, वो हर हालात में किसी ना किसी तरह निकाल लेता है, वरना सबसे बड़ा बहाना तो हमारे पास यही है कि जी हम पाकिस्तान में हैं। अभी मैं लिबर्टी बुक से एक बुक ऑर्डर कर रहा था, वो दोस्त है मेरे फात भाई, तो उनको एक बुक गिफ्ट करना चाह रहा हूँ मैं। पिछले एक हफ्ते से लिबर्टी बुक्स में वो पेमेंट ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा ना, कार्ड भी चला लिया, इजी पैसा भी कर लिया, वो चल के ही नहीं दे रहा, समझ रहे हैं। तो यहाँ तो इन्हीं इश्यूज़ में आप फंसे रहोगे ज़िंदगी में, तो भाई कहीं और जाओ। वो भी मुझे याद आ गया यार, कसम से यार, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा, हमारे यहाँ वेबसाइट में, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, वेबसाइट्स का इंटरफेस इतना थर्ड क्लास होता है, अच्छी से अच्छी कंपनी का, कि वो भाई जब पेमेंट प्रोसेस सब कुछ कर लिया, वो कह रहा है जी नहीं प्रोसेस कर पा रहा, तो जब आप बैक करो तो पूरा फॉर्म आए ना, ताकि आप पेमेंट मॉडल चेक कर लो, नहीं, ज़ीरो, सब गायब। अब फिर पूरा फॉर्म भरो, अपना पूरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिर दूसरे का जिसको डिलीवरी। अबे एक हफ्ते से ये ख्वारी हो रही है यार, चल गया इस मुल्क में, आ गया इंटरनेट रेवोल्यूशन। नेट तो आता नहीं है पूरा। यहाँ से उस दिन लाइव जा रहे थे, कितने इंटरनेट लगे हुए सामा हमारे दफ्तर में, 3 लगे हुए, सब हाई स्पीड लगे हुए, 15-15 हज़ार, 18-18 हज़ार बिल जाता है। लाइव नहीं कर पाया मैं 9 मिनट, 90 मिनट में बंद हो गया था गेमिंग का। तुम थे ना यहाँ पे, ये तो हाल है यार। तो भाई इन चीज़ों से निकलो, ये वरना इन्हीं दुख दर्द में ख़त्म, मर जाओगे, फौत हो जाओगे। 40 साल तो मुझे भी हो गए इन्हीं दुख दर्द में जी रहा हूँ। तो भाई ये ज़रा आपको अपने घर की सिचुएशन खुद देखनी पड़ेगी। मैं कोई ऐसा आपको ब्लेटेंट मशवरा दूं कि भाई निकाल के ले जाओ, एक्सट्रैक्ट कर लो ना, जैसे वो साम बिन लादेन को ले गए थे ना, आप भी अमेरिका से हेलीकॉप्टर में हो, बहन को ले जाओ। लेकिन भाई मैं इसकी गारंटी नहीं लेता आपके अब्बू आगे से कोई बंदूक ही ना निकाल लें, तो ये बड़ा मसला होता है भाई। तो ये आप खुद देख लें, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहन को पढ़ा रहे हैं, वरना यहाँ तो बहनों को तो बंदा घास भी नहीं डालते अक्सर लोग। तो गुड ऑन यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्राउड ऑफ यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट वन, नेवर सेटिस्फाइड विद माय सैलरी। हाय जुनेद भाई, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम 23। अब आप बोलोगे ब्रो पे कर रहे थे, जुनेद भाई पे नहीं कह रहे यार, वो खैर छोड़ो ना, अभी जो समझने वाला को समझ जाएगा। आई एम 23 एंड वर्किंग एज अ सीनियर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर / analyst in Karachi for the past 2 years. I get an annual increment here, which is better than most organizations in Pakistan where my batchmates or friends work. And compared to them, I'm doing quite well, but I always feel underaccomplished for my age. I currently make 130,000 per month, and I know this is quite more than most, but I always feel I'm being underpaid compared to other individuals around the world in my domain, due to which I often pass my day in a bad mood. When I try to discuss this subject with my friends and family, they say I'm being a nashukra, which I'm not, and I'm always grateful to God. I continuously apply for jobs outside Pakistan, even for those where I'm overqualified, but get rejected on the basis of visa sponsorship, even though I'm highly skilled in my domain compared to others, and I'm the go-to guy in my organization where any incident occurs.
Moreover, most of my colleagues have moved to Saudi, but I, as a Shia Muslim, for me that door is closed. Recently, I've accepted an offer of 230,000 rupees from a different company here and will join them in Feb. But I'm still getting the thought that I would feel the same there in a few weeks as before. Please guide me on how to fight these thoughts in my head and it's common human behavior. Lastly, thanks for reading my long email. First of all, I don't think Saudi में कोई इशू होता है अब. शारजा में किस ज़माने में होता था, where they would deport randomly, they deport Shias. अच्छा, ये जो आपने बात कही कि you're 23 और आप देखें, एक होता है बंदा कभी एम्बिशियस होता है, कभी कभी बंदा अपने आप को ओवर एम्बिशियस भी कर रहा होता है. जस्ट बिकॉज यू आर द गो टू गाय डज नॉट मीन कि अच्छा, आपने ये बोला ना कि बाहर मुल्कों के हिसाब से मैं अंडर पे हूँ, तो ज़ाहिर है भाई बाहर करेंसी दूसरी होती है, बाहर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, बाहर प्राइस पैरिटी अलग होती है. यहाँ पाकिस्तान में काम करते तो आपको पाकिस्तान में पाकिस्तान के हिसाब से सैलरी मिलेंगी. अगर यहाँ बैठ के मैं कन्वर्ट करूँ कि यार प्यूडीपाई को तो इतना रेवेन्यू आता है, मेरा इतना कम क्यों आता है, यार वो स्वीडन में बैठा हुआ है, वहाँ के रेट्स अलग हैं, वहाँ के एडवर्टाइजिंग रेट्स अलग हैं, सब मार्केट अलग है. अगर आपको लगता है कि आप अंडर पेड हो तो आप इस मार्केट से उठ के दूसरी मार्केट में जाओ. आप एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठ के यू कैन नॉट आस्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइट हाउस पे कराची में आपने बैलेंसियागा खोल लिया, अब आप बोल रहे हो यार ये बिक नहीं रहा, तो आप गलत मार्केट में बैठे हो ना. अगर आपको लगता है आप बैलेंसियागा हो तो यू गो देर जहाँ पे वो अप्रिशिएट किया जाता है. यहाँ बैठ के चलो ठीक है, आपने ये सोच के एक 30 से 230 पे तो जंप मार लिया आपने, बट फॉर हाउ लॉन्ग. और दूसरों से आप कंपेयर करते रहोगे अपने आप को, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है. यू शुड ओनली कंपेयर योर सेल्फ फ्राम वॉट यू वर बिफोर और येस्टरडे. हाँ, अपने आप को अलाइन करना चाहिए, अपनी स्किल्स को अलाइन करना चाहिए कि वो इंटरनेशनली मेरी स्टैंडिंग क्या है. और जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए, जैसे मुझे बड़ा रियलाइज़ होता है कि यार मैं यहाँ बहुत गलत मार्केट में हूँ. आई मीन एज मच एज आई एम फेमस, आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, बट अगर यही मैं दूसरी मार्केट में होता, आई वुड हैव बिन लाइक किलिंग इट मैन. ठीक है ना, फिरारी शिरारी रखी होती मैंने यहाँ पे नहीं, लाइक कहीं भी होता. बट आई नो मैं गलत मार्केट में हूँ, सो मेरी कंप्लेन यहाँ बनती नहीं है. मतलब आप देखते हैं ना यूट्यूबर्स को दूसरे दुनिया भर में, उनका आप लिविंग स्टैंडर्ड देखें, लाइफस्टाइल देखें, उनके आप एक्सेस देखें, उनके आप चीज़ें देखें. अगेन मैं खुश होता हूँ देख के, मैं एनवी नहीं करता कि यार इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है. मुझे अंदाज़ा है यार, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे यही है, यहाँ तो पेमेंट ही नहीं मिलती क्लाइंट की. आप करके दिखाओ ना ये प्यूडीपाई के साथ या मिस्टर बीस की पेमेंट रोक के तो दिखाओ, हल्ली वल्ली यार. तो ना शुक्रापन इसको मैं नहीं कहूँगा कि ठीक है चलो स्ट्राइव करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इतना ओवर क्रिटिकल हो ना अपने बारे में या इसके बारे में, तो हाँ ये थोड़ा ज़ुमरे में आ जाता है. अगर या कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि यार मैं देखो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के पास मेरे पास ही आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो मैं ही जो हूँ यहाँ का अन्नदाता हूँ, तो पीपल शुड बाउ डाउन बिफोर मी. इस तरह का चीज़ नहीं होनी चाहिए. वन शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास ये स्किल है, एंड वन शुड स्ट्राइव टू बी राइटली वैल्यूड. मगर ये कि आप यहाँ बैठ के जो आपने बोला बाहर मुल्क की मार्केट से, वो कंपैरिजन बिल्कुल गलत है. आप कंपेयर करें इसी मार्केट में, कराची में दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस में या दूसरी कंपनीज़ में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को क्या मिलती है. प्लस आप 23 साल के भी हो ना, यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है, लोग एज के हिसाब से भी बॉक्स कर देते हैं आपको. कभी कभी 23 साल का बच्चा है, इसको इतनी सैलरी क्यों दूँ मैं, समझ रहे हैं. यहाँ पे अब ये स्टूपिड कल्चर्स हैं यहाँ के. तो यहाँ की मार्केट के हिसाब से देखें कौन से एज ब्रैकेट में या कौन से स्किल लेवल पे क्या पे ग्रेड चल रहा है. देखें आप, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और मिल रहे हैं, शुड स्ट्राइव फॉर दैट. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, जाहिर है लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं. मगर अगर आप बार बार इसी पे सोचते रहे ना, तो आपका स्किल लेवल पीछे रह जाएगा. मेरा हमेशा ये मानना है कि इंसान को अपना स्किल लेवल बेहतर से बेहतर करे, पैसा खुद पीछे आता है. पैसे के पीछे भागेंगे वो और दूर भागता जाएगा. आप स्किल, टैलेंट, पैशन को परस्यू करें, वो खुद आ जाएगा. रही बात सऊदी वाली, सऊदी में ट्राई करके देखें. जस्ट बिकॉज किसी को निकाल दिया ज़रूरी नहीं कि आपको निकाल दें. अभी भी बहुत शिया वहाँ रहते ही होंगे, शारजा में भी बहुत सारे रहते हैं, तो मैं जानता हूँ. जब नंबर आएगा तो देख लेंगे, अभी तो ट्राई करो. खल्ली वल्ली दूसरों के एक्सपीरियंस के बेस पे अपना नहीं शेप करते, अपना एक्सपीरियंस खुद करो इन चीज़ों का. कोई बोले यार बाहर तो हालात ख़राब है तो आप नहीं जा रहे, अरे भाई वो जिस फील्ड में था उसके हालात ख़राब थे ना, दूसरे तो बूम कर रहे, तो जाएँ अपनी फील्ड को एक्सरसाइज करें. और अभी आप 23 के हो, शादी वादी कर लोगे तो फिर इधर ही रह जाओगे.
ट्राई करो, अपने एवेन्यूज़ और खोलें, मिडल ईस्ट देखें, यूरोप देखें, आगे देखें, आपका ये और हो जाएगा। मगर अगर ये कि अगर आप बार बार घूम फिर के इसी चौरंगी पे आएंगे यार पैसे कम है पैसे कम है, तो भाई पैसे तो कभी ख़त्म नहीं होते। आपको $1,000,000 भी मिल जाएंगे ना महीने के, फिर आप दूसरे को देख रहे होगे यार वो तो 2 मिलियन कमा रहा है, फिर आप एंड्रू टेट की गाड़ियाँ देख रहे होगे यार उसके बाद तो शेरॉन है, ये फिर रुकता नहीं है। तो कंटेंटमेंट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है भाई, शुक्र करना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए। मगर मैं ये भी नहीं ये यार देखो बड़ा बहुत थिन लाइन है, बैलेंस की जो लाइन है ना बड़ी थिन होती है कि बंदा शुक्र में भी इतना ही ना रहे कि पीछे गरीब ही रह जाए। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी गरीब है शुक्र करो, तुम गरीब हो कम हिसाब होगा, तो गरीब ही रहते हैं, काम ही नहीं करते। तो ये भी ना हो, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा भी उड़ान ना उड़ें, क्योंकि फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस में इसको थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है कि यार ये तो खुश ही नहीं होता, इसको जितने भी पर्क्स दे दें इतने पे उठाया हमने और ये देखो फिर रो रहा है, री नहीं कर रहा है। तो पैसे पे ना इतना रोएं, स्किल अच्छी करें, अच्छे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलो ख्याल रखो। ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगेन 49% नॉन सब्सक्राइब लोग ये वीडियोस देख रहे होते हैं, प्लीज़ बटन दबा दें, आपको कुछ नहीं जाएगा, इट विल लुक गुड अगर नंबर ऊपर होंगे। और यू कैन सपोर्ट दिस चैनल और patreon.com/गंजी स्वैग। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।